अब आता है टॉपिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इस टॉपिक पे लिखा है, बट यहाँ न्यूक्लियस के बारे में कम से कम इस पेज पे तो लिखा ही नहीं है, वो अगले पेज पे ही देंगे। लेकिन पहले देखें, जो भी मेंशन है, क्वेश्चन तो हर लाइन में बनता है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, उसने कहा जब आपने माउंटेन पील ऑनियन पील बनाई थी तो आपने उसमें आयोडीन सोल्यूशन डाला था, क्यों? क्या तुम्हें पता है कि आयोडीन सोल्यूशन क्यों डाला था? हाँ, उसे स्टेन देने के लिए। स्टेन वर्ड क्या होता है? स्टेन। स्टेन मतलब कलर देने के लिए, स्टेन देने के लिए। तो हमने क्यों डाला था आयोडीन? स्टेन देने के लिए। क्या सिर्फ आयोडीन ही एक लौता है जो लैब में यूज़ होता है कलर देने के लिए, स्टेन देने के लिए? नहीं नहीं, और भी हैं। सैफरीन, मिथाइलिन ब्लू, ये भी हैं जो यूज़ होते हैं। आयोडीन भी है और ये भी है। तो हमने क्यों डाला था? टू स्टेन दैट। क्या आंसर है? सिर्फ टू स्टेन दैट, उसे स्टेन करने के लिए डाला था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर उसने पूछा वट वुड वी सी इफ़ यू ट्राइड ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सोल्यूशन। क्या होता अगर हम आयोडीन सोल्यूशन नहीं डालते? तो वी कैन नॉट गेट ए क्लियर पिक्चर, हमें क्लियर पिक्चर नहीं दिखती। जब तुमने देखा, तुम्हें सेल ऐसा दिखा और उसके अंदर यहाँ ये वाला कलर डार्क डार्क दिखा, ये लाइन डार्क डार्क दिखी, बाकी बीच वाला हिस्सा लाइट लाइट दिखा, तो आपको एक क्लियर पिक्चर पता चली कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ये न्यूक्लियस है, और जो बीच में जो नहीं अभी सही से विजिबल हो रहा वो साइटोप्लाज्म है। तो आपको क्लियर विजिबिलिटी नहीं आती अगर आप उसमें आयोडीन नहीं डालते। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया कि व्हाट वुड वी सी इफ़ यू ट्राई टू ऑब्जर्व, अगर हम ट्राई करते हैं उसे ऑब्जर्व करना पील को विदाउट द आयोडीन सोल्यूशन। तो उसने कहा ट्राई करो और डिफरेंस क्रिएट करके देख लो। तो हमने बता दिया भाई, जिसमें हमने आयोडीन डाला था उसमें हमें क्लियर पिक्चर नज़र आई थी, क्लियरली हमें उसके कंपोनेंट्स नज़र आए थे, और जिसमें हमने आयोडीन नहीं डाला उसमें हमें कुछ भी क्लियरली विजिबल नहीं हुआ था। तो यहाँ तक के इस पैराग्राफ के क्वेश्चन खत्म हो गए। अब उसने एक ही पैराग्राफ में लास्ट में एक लाइन और जोड़ दी, उस लाइन को पढ़ते हैं। उसने कहा व्हेन वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पिल डिड ईच सेल इवनली कलर्ड। क्या सेल पूरी तरह से इवनली कलर्ड था? ऐसे ऐसे करके बिल्कुल इवनली कलर्ड था। अरे इवनली कलर्ड होता तो हमें कंपोनेंट नज़र ही कैसे आते? हमें तो सब कुछ एक जैसा ही लगता। तो नहीं, वो इवनली कलर्ड नहीं था। अब क्यों नहीं था वो समझते हैं। अगर बचपन में सब ने, वैसे मोस्टली सब ने, एक 5 रुपीज़ का कॉइन लिया और उस 5 रुपीज़ के कॉइन को पेज के नीचे रखा और फिर उस पर पेंसिल से इस तरह से रब करना शुरू किया, तो तुम जब पेंसिल से रब करते हो तो तुम्हें साफ साफ 5 रुपीज़, इंडिया, ये सब कुछ लिखा हुआ नजर आता है। क्यों? क्योंकि 5 की गहराई, 5 जरा उभरा हुआ है, रुपीज़ वर्ड उभरा हुआ है, उसमें जो लिखे हुए चीज़ें हैं वो उभरी हुई है, और जो नहीं लिखा हुआ वो नीचे है। तो एक अच्छा सा इंप्रेशन बन के तैयार हो जाता है और तुम्हें पता चल जाता है मैंने 5 रुपये के कॉइन को ट्रेस किया, क्योंकि दोनों की डेप्थ में डिफरेंस था, इसलिए वो उभर के आ गया। इसी तरह से जब भी सेल के अंदर जब हम स्टेन करते हैं, सेल के अंदर जब हम कलर डालते हैं, तो कुछ जो कंपोनेंट्स हैं उनका केमिकल कंपोजिशन अलग होता है, उनसे आयोडीन थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट करता है तो वो डार्क हो जाते हैं, कुछ से वो कम रिएक्ट करता है तो वो थोड़े लाइट हो जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं आयोडीन से या फिर किसी भी और स्टेन प्रोड्यूस करने वाले केमिकल से, इसलिए वो अपीयर भी डिफरेंटली होते हैं। तो इस पैराग्राफ में ऊपर वाले में क्वेश्चन था और नीचे वाले पैराग्राफ में इसका आंसर होगा। तो पहले उसने पूछा आपसे क्या पूरे सेल को एक जैसा कलर मिलता है, तो आप कहोगे नहीं जी, कैसे मिल सकता है, मिलता होता तो हम डालते ही क्यों स्टेन, तो नहीं डाल सकते थे। तो फिर उसने नीचे पूछा अकॉर्डिंग टू दियर केमिकल कंपोजिशन, कैसा क्यों होता है। अगर वो पूछता इसी क्वेश्चन में ऐसा होता है, फिर वाई पूछता, ऐसा अगर नहीं होता तो क्यों होता है बताओ सर। तो हम कहेंगे भाई अकॉर्डिंग टू दियर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन ऑफ सेल गेट कलर डिफरेंटली, क्योंकि उनका केमिकल कंपोजिशन ऐसा है, इसलिए मतलब सेल के अंदर हर किसी का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है, डिफरेंट रीजन का डिफरेंट है, इसलिए वो कलर डिफरेंटली होते हैं। सम रीजन अपीयर डार्कर, कुछ अपीयर होते हैं डार्क कलर में, एंड अदर रीजन लाइटर, और कुछ हल्के होते हैं। फिर यहाँ तक हो गया। फिर क्वेश्चन है कि अपार्ट फ्रॉम आयोडीन, क्या आयोडीन के अलावा भी कोई और है जो स्ट्रेन करने के लिए यूज़ हो सकता है? हाँ, अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड आल्सो यूज़ सैफरीन सॉल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन। सैफरीन सॉल्यूशन हमने ऑनियन पिल वाले में डाला था, ऑनियन पिल वाले में कलर डालने के लिए सैफरीन सॉल्यूशन डाला जाता है, और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन टू स्टेन द सेल। तो वी हैव ऑब्जर्व सेल फ्रॉम एन ऑनियन। लेट नाउ, अब ये एक्टिविटी करते हैं। तो पहले जो हमने एक्टिविटी करी थी वह अनियन सेल की थी, अब करेंगे आपके अपने मुंह के अंदर चिक सेल की एक्टिविटी। अब स्टार्ट करते हैं चिक सेल वाली एक्टिविटी। तो सबसे पहले आपने एक ग्लास स्लाइड लिया, ये आपकी ग्लास स्लाइड होता है छोटा सा,
उसमें 1 ड्रॉप वाटर डाल दो, क्योंकि अभी अभी हमें इसमें चिक सेल रखना है तो हमेशा से वेट रखना पड़ेगा, क्योंकि ड्राई अगर सेल हो जाए तो वो मर जाएगा। तो 1 बूंद पानी डाल के इसको रख दो। तो स्लाइड विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, उसे साइड में रख दो। अब एक आइसक्रीम स्पून लो, आइसक्रीम स्पून पता है सबको। तो जेंटली स्क्रैप करो इनसाइड द सरफेस ऑफ द चिक। तो अपने मुंह के अंदर डालो, अपने अंदर वाले गाल में से स्क्रैप करके, मतलब खुरच के थोड़ा सा मांस निकालो। हल्का सा ही होता है, वैसे वो हल्की सी मेम्ब्रेन जैसी होती है, बहुत बड़ा मांस नहीं निकालना, ना खून निकलता, बहुत ही हल्का सा खरच के उसमें से सरफेस में से अपने चिक के अंदर से निकालो। डज एनी मटेरियल गेट स्टक ऑन द स्पून? क्या कोई स्पून पे चिपक गया? कुछ स्पून पे चिपक गया? हाँ चिपक गया। तो बढ़िया, अब केयरफुली निडल लो और उसको ट्रांसफ़र करो जो तुम्हारे गाल में से निकला है, अंदर वाले गाल में से उस पर ग्लास स्लाइड में, जो कि पहले से उसके लिए तैयार रखी हुई है, वहाँ पर रख दो। तो रख दिया जी हमने। अब टू कलर द मटेरियल, अब हमें इसमें कलर दिखाना है, क्योंकि अगर हम कलर नहीं दिखाएंगे तो हमें क्लियर कट कुछ भी दिखेगा नहीं। टू कलर द मटेरियल, जो मटेरियल हमने अभी उसमें पुट किया है, जो गाल का अपने चिक का आपने छोटा सा स्क्रैप करके टुकड़ा वहाँ रखा है, उसमें मिथाइलिन ब्लू डाल दो। तो मिथाइलिन ब्लू डाला, सॉल्यूशन ऑन इट, एंड नाउ आराम से रखो उसे, बबल्स ना आए इस तरह से कवर स्लिप रख दो। ये आपने देखा हुआ है, पहले भी मैंने एक्टिविटी दिखाई है। आपने उसमें 1 बूंद पानी डाला, फिर उसके बाद आपने उसमें अपना जो चिक का स्क्रैप था वो निकाल के यहाँ रख दिया, और फिर उसमें मिथाइलिन ब्लू की 2 बूंद डाली, और फिर ऐसे करके कवर स्लिप से बंद करके रख दिया। मिथाइलिन ब्लू अगर साइड साइड में फैल गई है तो उसे साफ़ कर देते हैं कॉटन से, और अब उसे बहुत ध्यान से केयरफुली माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे और देखेंगे हमें क्या नज़र आता है। एक छोटी सी लुक लेते हैं इस एक्टिविटी पे। देखो ये है मिथाइलिन ब्लू, जो आपको अपने स्कूल की लैब में अवेलेबल मिलेगा। तो ये मिथाइलिन ब्लू है, ये छोटा थोड़ा सा वाटर भी लिया है, ये हमने टूथपिक ले रखी है, ये आपकी स्लाइड है, यहीं पे कवर स्लिप भी रखी होगी। तो स्टार्ट करते हैं, ये हमने ले लिया। अब ये हमारा पूरा मटेरियल है, ठीक। अब हमने अपने चिक पे से बड़ी सावधानी से उसे निकाला भी है, और यहाँ पर रख के कवर स्लिप लगा दिया। देख रहे हो, इस टूथपिक से या फिर आपके जो भी आइसक्रीम वो था स्पून था उससे आपने निकाला। पहले 1 बूंद पानी डाला था, फिर आपने चिक का वो टुकड़ा छोटा सा स्क्रैप निकाला, वहाँ रखा, फिर उसमें मिथाइलिन ब्लू डाला और ये लगा दी उसकी कवर स्लिप। केयरफुली कवर स्लिप यूज़ कर ली। अब आपने ये देखा, अगर इसके आसपास कुछ एक्स्ट्रा मिथाइलिन ब्लू लग गया है तो आप उसे कॉटन से केयरफुली साफ़ कर देंगे, और फाइनली उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रख देंगे। देखो ये साफ़ करते हुए दिखाया गया है कि यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा लगा हुआ है वो सब साफ़ कर दिया जाएगा, और साफ़ करने के बाद आपने माइक्रोस्कोप में देखा तो आपको ये नज़र आया। अभी ये जो माइक्रोस्कोप है इसकी स्ट्रेंथ, इसकी कैपेसिटी बहुत कम है, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर कुछ दिख नहीं रहा। अगर उससे ज़्यादा वाला आप लोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। देखो अब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। ये तुम्हारा सेल है, इसके अंदर जो सबसे डार्क पोजीशन है वो न्यूक्लियस है। इतना ही दिख सकता है, जो स्कूलों की लैब में माइक्रोस्कोप होता है उससे इतना ही दिख सकता है। जो आपके बाहर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें न्यूक्लियस के अलावा भी कम से कम 25 चीज़ें और होती हैं, और वो सब विजिबल होती हैं, क्लियर कट विजिबल होती हैं, कलर सहित विजिबल होती हैं। बट ये स्कूल लाइब्रेरी वाले माइक्रोस्कोप हैं, इनसे इतना ही क्लियर देखा जा सकता है। ये भी बहुत अच्छा दिखता है जब देखने को मिलता है, क्योंकि ये मूविंग होता है, क्योंकि ये जिंदा हैं सारे के सारे, क्योंकि हमारे सेल अभी अभी हमने निकाला है वो जिंदा है। कल भी बताया था, इवन प्लांट्स जब तक तुम्हारे घर में आते हैं, जब तक वो कुक नहीं होते, वो सारे प्लांट जिंदा है, चाहे वो आलू है, चाहे प्याज है, चाहे कोई सा भी आप लाते हैं वेजिटेबल फ्रूट, दे आर ऑल अलाइव, वो सब जिंदा हैं। तो उनको हम जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो उनमें कोई मूवमेंट नज़र आती है जो बहुत खूबसूरत लगती है। ये सिंगल वन को क्लियरली दिखाया गया है। ये तुम्हारा एनिमल सेल है, और ये एनिमल सेल में ये स्कूल की माइक्रोस्कोप में दिखाया है तो बहुत क्लियरली कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा। तो इसलिए, लेकिन ये इतना भी बहुत अच्छा लगेगा जब आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब टॉपिक शुरू होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्यों इतना खास है? न्यूक्लियस इसलिए खास है क्योंकि न्यूक्लियस के पास जेनेटिक मटेरियल है। न्यूक्लियस ही है जिससे, एक लाइन पढ़ी थी तुमने सेल थ्योरी से, उसमें तुमने पढ़ा था कि हर एक नया सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है, यानी नया सेल पुराने सेल से ही बनता है। एक नया सेल डिवाइड होके 2 नए सेलों में बनता है। तो इस तरह से लगातार सेल डिवाइड होते रहते हैं और नए सेल बनते रहते हैं। पुराने सेल मरते भी हैं तो वो पुराने सेल मरते रहते हैं, नए सेल बनते रहते हैं।
उस नए सेल को कैसा बनना है वो सारी इन्फॉर्मेशन यही देता है। जैसे हमारे अंदर जो डीएनए होता है उसके हिसाब से हमारा बेबी का कलर, उसकी लुक, उसकी अपीयरेंस, उसकी आइज़ कलर, ये सब इसीलिए आता है क्योंकि वो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से पैदा हुआ है। तो उसकी लुक हमसे थोड़ी थोड़ी सिमिलर होती है, वो हमारे जैसा ही होता है। किसी भी इंसान का बच्चा कभी डॉगी नहीं हो सकता, या डॉगी का बच्चा कभी इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि वो डॉगी की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से पैदा हुआ है, वो इंसान की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से पैदा हुआ है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेलुलर डिवीज़न में बहुत काम आती है और नए सेल बनाती है, इसलिए ये इतना ख़ास होता है। तो ये हो गया एक कि ये न्यूक्लियस है और इतना ख़ास क्यों है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी ख़ास बात है वो यही है कि ये जेनेटिक मटेरियल रखता है अपने पास, जिसकी वजह से नए सेल बन पाते हैं। ये और भी बहुत कुछ करता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये वो डीएनए है, कितना खूबसूरत लगता है डीएनए, देखो ये सब डीएनए है। इसमें इसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है, जो काम करती है, ये जो ईच वन ये गोल गोल दिख रहे हैं ना, ये जीन्स हैं। ये क्या है तुम्हारे जीन्स, इन्हें कहते हैं फंक्शनल यूनिट। क्या कहते हैं इन्हें? फंक्शनल यूनिट। तो ये जो फंक्शनल यूनिट है ये काम करते हैं। इसमें एक एक जीन्स में तुम्हारा एक एक कैरेक्टर होता है। जैसे तुम्हारे हेयर का टेक्सचर, तुम्हारे फेस का कलर, तुम्हारे फेस की स्किन का टेक्सचर कैसा है, तुम्हारी आइज़ का कलर कैसे है, तुम्हारा लिप्स कैसे हैं, तुम्हारे ईयर्स कैसे हैं, तुम्हारा करैक्टर कैसा है, तुम कैसे वॉक करते हो, तुम्हारी हड्डियाँ कितनी बड़ी या छोटी हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जीन्स रखता है। जीन्स फंक्शनल यूनिट है, यानी डीएनए रखता है। डीएनए के लिए काम कौन करते हैं? जीन्स करते हैं। ये सब लाइनें तुम बुक में भी पढ़ोगे अभी लाइनों में, लेकिन फ़िलहाल समझो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और वो कैसी होती है। और भी बहुत कुछ है। जब तुम्हारे पास ये हैं तुम्हारे, ये आ गया, ये है न्यूक्लियस। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये सारा का सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोटीन मटेरियल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोमोटीन मटेरियल। ये क्रोमोटीन मटेरियल ही है। वो अभी डीएनए दिखाया था ना, यही है, वो दिख रहा था, इसी को कहते हैं क्रोमोटीन मटेरियल। ये क्रोमोटीन मटेरियल है। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, अभी बताया था कि सेल डिवाइड होता है, एक सेल डिवाइड होकर दो सेलों में कन्वर्ट होता है। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो ये क्रोमोटिन मटेरियल कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम में, क्योंकि आधा क्रोमोसोम एक तरफ जाना होता है, आधा क्रोमोसोम एक तरफ जाना होता है। तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमोटिन मटेरियल में। अब हम पढ़ने वाले हैं बुक में से कि क्या है तुम्हारे न्यूक्लियस के फंक्शन। स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है। मतलब न्यूक्लियस तुमने अभी देखा था, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल होती है, क्योंकि एक से काम नहीं चलता, स्पेशल है तो डबल भी होगी। तो उसकी जो मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर कवरिंग होती है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स। मतलब उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। नेचुरल है, अगर छेद नहीं होंगे तो न्यूक्लियस के अंदर जो बनता है वो बाहर कैसे जाएगा, और बाहर साइटोप्लाज्मा जो बनाता है वो न्यूक्लियस को कैसे दे के आएगा। तो उसमें पोर्स होते हैं जिसकी वजह से एक्सचेंज हो पाता है। हैज़ पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। तो न्यूक्लियस से बाहर आ सकता है उसकी वजह से, एंड इज टू द साइटोप्लाज्मा पे, एंड फिर दोबारा साइटोप्लाज्म से कुछ और अंदर भी जा सकता है। तो सिंपल है कि सबसे पहली लाइन, तो व्हाट न्यूक्लियस है क्या? न्यूक्लियस एक स्पेरिकल ऑर्गन है इनसाइड द सेल। फिर उसके बाद उसकी डबल मेम्ब्रेन होती है और मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं। डबल मेम्ब्रेन होती है और मेम्ब्रेन में क्या होता है? पोर्स। क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं उसके आउटर कवरिंग को, और उसकी मेम्ब्रेन डबल होती है और उसमें होते हैं पोर्स, ताकि वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कर सकें साइटोप्लाज्म से। फिर है नेक्स्ट, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। अभी दिखाया था, क्रोमोटीन मटेरियल दिखाया था और कहा था कि जब एट द टाइम ऑफ डिवीजन वो क्रोमोसोम बन जाते हैं। क्रोमोसोम कुछ ऐसा होता है और थोड़ा मोटा होता है, यानी कि वो क्रोमोटिन मटेरियल ऐसे ऐसे करके एक दूसरे से उलझ के ऐसी शेप बना लेते हैं। तो वो क्रोमोसोम होते हैं उसमें, विच आर विजिबल, जो कैसे लगते हैं? एक रॉड शेप में लगते हैं। तो ऐसे रॉड शेप में लगते हैं, वो स्ट्रक्चर उनका ऐसा होता है। ओनली व्हेन द सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड, और वो कब दिखते हैं? सिर्फ सेल जब डिवाइड हो रहे होते हैं। अनदर टाइम पे वो सिर्फ क्रोमोटिन मटेरियल है। क्रोमोटिन, इसका मतलब जब तुम्हारे घर में तुम रह रहे हो तो तुम्हारा सामान अपनी अपनी जगहों में ऐसे ही रखा हुआ है, लेकिन जब तुमने घर छोड़ के कहीं और जाना है तो तुम पैक कर लोगे। तो जब
डिवीज़न नहीं हो रहा होता तो क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में होते हैं क्रोमोसोम, लेकिन जब डिवीज़न हो रहा होता है, जब उसे डिवाइड होना होता है, तब वो उसको चेंज करके यानी पैक करके क्रोमोसोम बना लेता है। क्या बनाता है? क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियस कंटेन करता है क्रोमोसोम, न्यूक्लियस कंटेन करता है क्रोमोसोम जो रॉड शेप के होते हैं, और वो व्हेन द सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड तब क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। अब क्रोमोसोम का फंक्शन, जब वो न्यूक्लियस का फंक्शन कहेगा ना, जैसे तुम कहोगे कि मेरी बॉडी का फंक्शन क्या क्या है, मेरी बॉडी का फंक्शन है देखना, सुनना, चलना, ये मेरी बॉडी का फंक्शन है। तो अगर कोई पर्टिकुलर पूछता है कि तुम्हारी आँखों का फंक्शन क्या है, देखना, तो जब वो तुम्हें सेल न्यूक्लियस के ही अंदर की चीज़ों के अलग अलग फंक्शन बताने जा रहे हैं, कभी कहेंगे क्रोमोसोम का ये फंक्शन है, कभी कहेंगे डीएनए का ये फंक्शन है, जीन्स का ये फंक्शन है, अरे है तो सब न्यूक्लियस के अंदर ही, है तो सब न्यूक्लियस के अंदर के पार्ट ही, तो सब न्यूक्लियस के भी फंक्शन है। तो जब वो कहेंगे ये क्रोमोसोम का फंक्शन है, ये डीएनए का फंक्शन है, ये जीन्स का फंक्शन है, तो ईच एंड एवरी फंक्शन रिलेटेड टू द न्यूक्लियस, तो वो न्यूक्लियस का भी फंक्शन कहलाएगा क्योंकि वो उसी के पार्ट हैं। तो क्रोमोसोम का पहला फंक्शन है, क्रोमोसोम कंटेन करता है इंफॉर्मेशन को, किसकी इंफॉर्मेशन को? इनहेरिटेंस फीचर्स की, फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो ये पहला पॉइंट हो गया इसके लिए, क्रोमोसोम के लिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस? तो क्रोमोसोम कंटेन कह लो या न्यूक्लियस कंटेन कह लो इन्फॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस। अभी बताया था कि हमारे बच्चे हमारे जैसे होते हैं क्योंकि हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए की फॉर्म में उनकी बॉडी में एंटर कर जाती है, तो डीएनए की फॉर्म में वो इनहेरिटेंस फीचर्स को रखते हैं जो आगे पास ऑन हो जाते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो डी ई को इकट्ठा पढ़ोगे, डी ऑक्सी ओ एक्स वाई, ऑक्सी राइबो आर आई बी ओ, तो न्यूक्लिक एसिड ये उसका फुल फॉर्म है। न्यूक्लियस क्रोमोसोम, फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं मॉलिक्यूल। क्रोमोसोम आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम के बारे में अगर कोई पूछ ले व्हाट इज द क्रोमोसोम, ऐसे पूछे क्वेश्चन हर लाइन में हर चीज़ में पूछे जा सकते हैं। जैसे एक मूवी अगर तुम देखते हो और तुम्हें उसकी हर चीज़ के बारे में पता होता है, अरे हाँ उसने ऐसा कहा था, उसने ये पहना हुआ था, उसने ये किया हुआ था, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले। तो अगर तुमसे कोई पूछता है व्हाट इज़ द क्रोमोसोम, होता क्या है, तो क्रोमोसोम एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। क्रोमोसोम कंटेन करता है इनहेरिटेंस इन्फॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम बनता है डीएनए और प्रोटीन से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दो कि हाँ भाई ये मैंने पढ़ा था क्रोमोसोम के बारे में, ये बात है। तो क्रोमोसोम आर द कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन, डीएनए मॉलिक्यूल क्या रखता है? कंटेन करता है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो नेसेसरी होती है कंस्ट्रक्ट करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए सेल को। तो सेल को कैसा बनना है ऐसी इन्फॉर्मेशन भी, और सेल को कैसे ऑर्गेनाइज होना है, मतलब उसकी कौन सी चीज़ कहाँ होगी, ये सब भी वो डीएनए ही रखता है इन्फॉर्मेशन। तुमने देख लिए सारे सेल, कोई सेल कैसा बना होता है, कोई सेल कैसा बना होता है, तुमने वो देखा था। तुम्हारे पास न्यूक्लियर न्यूरॉन सेल था जिसे नर्व सेल कहते हैं, जो इतना लंबा सा था, उसकी लुक ऐसी ही क्यों है? क्योंकि उसके जो डीएनए में जो वो है पोजीशन है, उसको डीएनए ने ऐसे ही केमिकल दिए हैं कि वो ऐसा ही बन सकता है। तो डीएनए क्या करता है, ये लाइन आपके लिए इसने काम की है। तो डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन करता है, क्या करता है? डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन करता है इंफॉर्मेशन जो नेसेसरी होती है कंस्ट्रक्ट करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए सेल को, और इसका फंक्शनल सेगमेंट है कौन? जीन्स। तो डीएनए जो अभी दिखाई थी डायग्राम, उसमें जो छोटी छोटी गोल गोल गोलियां हैं वो हैं क्या? वो हैं जीन्स। इन ए सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग दिस डीएनए, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, व्हेन इन ए सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, जो डिवाइड नहीं हो रहा, दिस डीएनए इज़ प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ क्रोमोटीन। तब उसमें कैसा होता है वो पार्ट? क्रोमोटीन। क्रोमोसोम जैसा नहीं होता, पैक नहीं होता, खुला होता है, ऐसे ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इधर उधर पड़े होते हैं, वो कहलाते हैं क्रोमोटीन मटेरियल। इज़ विजिबल एज एंटेंगल मास ऑफ थ्रेड, यानी उलझे हुए धागों की तरह। कैसे पड़े होते हैं? उलझे हुए धागों की तरह पड़े होते हैं, लाइक स्ट्रक्चर व्हेन एवर द सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड। और जैसे ही सेल डिवाइड होना शुरू होता है वो बदल जाते हैं किस में? क्रोमोस। फिर उसके बाद वो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अपने आप को। व्हेन एवर द सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड द क्रोमोटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम बन जाते हैं।
द न्यूक्लियस प्ले सेंट्रल रोल, ये इसका तीसरा काम है। तो पहला काम हो गया क्रोमोसोम वाली लाइन, दूसरा काम हो गया डीएनए का क्या काम है, न्यूक्लियस के ही काम है सारे। अगर कोई एक क्वेश्चन पूछता है बड़े नंबर का आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, तो पहला जो क्रोमोसोम का काम था वो भी न्यूक्लियस का फंक्शन है, फिर डीएनए का काम था वो भी न्यूक्लियस का फंक्शन है, और अब तीसरा वाला है ये वाला, और ये तो पर्टिकुलर न्यूक्लियस का ही फंक्शन है। और स्पेशली कौन पूछता है डीएनए का फंक्शन क्या है, तो ये इन्फॉर्मेशन रखता है कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द सेल, और क्रोमोसोम क्या करता है, वो इनहेरिटेंस इन्फॉर्मेशन को रखता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ये पर्टिकुलर के लिए हो गया। और न्यूक्लियस के फंक्शन पूछेंगे तो तीनों फंक्शन न्यूक्लियस के भी हैं। तो अब न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, सेलुलर रिप्रोडक्शन में इसका रोल बहुत ज़्यादा होता है, और बाय विच ए सिंगल सेल डिवाइड हो जाता है और 2 नए सेल बनाता है। इट आल्सो प्ले ए क्रूशियल रोल, ये एक और क्रूशियल रोल प्ले करता है कि एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करता है कि सेल की शेप कैसी होनी चाहिए। तो इन डिटरमाइनिंग द वे ऑफ द सेल विल डेवलप, सेल को किस तरह से डेवलप होना चाहिए अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बेस पर, एंड व्हाट फॉर्म एग्जिबिट एट मैच्योरिटी, और सेल जब बड़ा हो जाए तो वो कैसी फॉर्म ले, बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। तो सेल को वो केमिकल एक्टिविटीज़ डायरेक्ट की जाती है न्यूक्लियस के थ्रू, ताकि वो बड़ा होकर कैसा बने, उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो उसको कैसे फेस करे। बहुत बार बता चुकी हूँ न्यूक्लियस जान है, जैसे तुम्हारी बॉडी में ब्रेन सबसे इम्पॉर्टेंट, वैसे ही सेल के अंदर न्यूक्लियस सबसे इम्पॉर्टेंट। न्यूक्लियस के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है फॉर द इनहेरिटेंस इन द फॉर्म ऑफ द डीएनए। डीएनए करता क्या है, कंस्ट्रक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है सेल को, और फिर न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न में भी काम करता है, और इसका बहुत ही क्रूशियल रोल है कि वो ऐसी केमिकल एक्टिविटी डायरेक्ट करता है सेल को, ताकि वो कैसी मैच्योरिटी में कन्वर्ट हो, अपने एनवायरनमेंट को कैसे फेस करे, ये सब कुछ उसमें फीड होता है एज ए केमिकल एक्टिविटी के बेस पर।